भारत न्याय यात्रा, इस यात्रा के क्या मायने हैं? इस यात्रा को निकालने की जरूरत राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को क्यों पड़ी? और यात्रा का जो निर्धारित समय चुना गया है 14 जनवरी को क्यों किया गया? ऐसे समय में जब 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूरे देश में धूमधाम से मनाने का जो बीजेपी का अभियान है और जिसको लगातार मीडिया ने उसको सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है, ऐसे में कांग्रेस का 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करना क्या है, इसके मायने क्या आप जानते हैं कि जब पूरा देश राममय हो चुका होगा या कर दिया गया होगा? दोनों पहलू है, क्योंकि आजकल खबरों में सिर्फ राम मंदिर की खबरें और प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई खबरें हमारे सामने आती रहती है। तो जब पूरे देश में राममय का वातावरण बनाने का एक अभियान छिड़ा हुआ है, डिजिटल पर, मीडिया पर, तमाम जगह, होर्डिंग्स में, प्लेन में, सड़क पर, रेलवे में, ऐसे में 14 जनवरी की शुरुआत क्यों रखी गई? इसलिए रखी गई क्योंकि अब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जान चुका है कि मीडिया अब उनका नहीं रहा। मीडिया में आप लाख गुजारिश कर लीजिए, क्योंकि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले राहुल गांधी से जब मीडिया वाले ने पूछा था कुछ सवाल मिमिक्री को लेकर के, तो उन्होंने साथ में ये भी पूछा था कि आप लोग कुछ खबर को क्यों नहीं दिखाते हैं, थोड़ा सा भी तो दिखा दीजिए न्यूज। लेकिन इसका जवाब राहुल गांधी को नहीं मिला। नतीजा क्या हुआ कि अब कांग्रेस ने यह तय कर लिया है कि मीडिया के भरोसे आप इस चुनावी बैतरणी को पार नहीं कर पाएंगे। आपको पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, जनता से जुड़ना होगा। आपको याद होगा 4000 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बड़े सबब मिले, उसका परिणाम भी अच्छा मिला कांग्रेस को। उसके बाद 2 राज्यों में चुनाव जीत गई थी कांग्रेस और उसका बड़ा इम्पैक्ट तेलंगाना में भी पड़ा और फाइनली तेलंगाना भी कांग्रेस की झोली में आ गया। कांग्रेस जानती है कि जब मीडिया साथ छोड़ देगी, मतलब मीडिया के भरोसे हर पॉलिटिकल पार्टी रहती है कि हमारी बात को जनता के सामने रखे। जनता तय करती है कि कौन जीतेगा, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है। लेकिन कांग्रेस को ऐसा लगने लगा है, ऐसा लगने नहीं लगा है, बल्कि भरोसा हो गया है कि मीडिया से अब उम्मीद करना बेकार है। इसलिए 14 जनवरी से जो भारत की न्याय यात्रा शुरू होगी, वो 14 राज्यों में, 14 राज्यों से होकर गुजरेगी, करीब 85 जिलों को कवर करेगी। उसमें 250 लोकसभा सीट प्रभावित होंगे जहां कांग्रेस की हालत खराब है। खराब मतलब कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस वहां पर बढ़िया नहीं मिला। अब सवाल आता है कि इससे कांग्रेस को क्या मिलेगा? जब मीडिया एक तरफा प्राण प्रतिष्ठा समारोह और उसके बाद भी राम मंदिर से जुड़े हुए चीजों को दिखाएगा, तो राहुल गांधी को कौन सुनेगा, कौन पहचानेगा, कौन समझेगा कि इनकी न्याय यात्रा क्या है? लेकिन कहते हैं ना कि माउथ पब्लिसिटी जो है सबसे बड़ी पब्लिसिटी होती है। परसेप्शन जो बनता है, जैसे प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, रोड शो करते हैं, उसके बाद चले आते हैं, तो एक परसेप्शन बन, रोड शो करना पड़ता है। रोड शो करने से एक परसेप्शन बनता है कि हाँ, प्रधानमंत्री आए थे, यहाँ पर लंबी रैली हुई थी, लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कांग्रेस का भी मकसद साफ साफ है कि अब लोगों के साथ ही जाना पड़ेगा और जैसे जिन जगहों से जाएगी, जाहिर सी बात है उनके जो मुद्दे हैं वो डायरेक्ट पब्लिक के पास पहुंचेंगे। मतलब मीडिया जो खबर को नहीं बता पा रही है, सुदूर समझिए महाराष्ट्र के जिस जिले से एक जाते हैं, वहां मीडिया से खबरें मिल नहीं पा रही है कि कांग्रेस कर क्या रही है, कांग्रेस का मुद्दा क्या है, या विपक्ष का मुद्दा क्या है, या देश में क्या क्या समस्याएं हैं। उन समस्याओं को जब उन रास्तों से गुजरेंगे तो जाहिर सी बात है, न चाहते हुए भी वहां की लोकल मीडिया जो होती है, क्षेत्रीय मीडिया, उसको कवरेज देगी। नहीं भी देती है तो भी लोगों को पता चलेगा कि इस शहर से राहुल गांधी जा रहे हैं, उनकी न्याय यात्रा है। उस न्याय यात्रा में क्या क्या बातें हैं, शायद कांग्रेस को इससे फायदा मिलेगा।
अपनी बात रखने का, पहुंचाने का। राजनीति की शुरुआत इन्हीं तरीकों से हुई थी। महात्मा गांधी भी पूरे देश का भ्रमण कर रहे थे। जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो उन्होंने देश को समझने के लिए, देश की समस्याओं को जानने के लिए, लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया था। और जब वो चंपारण पहुंचे तो वहां से उनकी यात्रा, राजनीतिक यात्रा जो शुरू होती है। फिर हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी कैसे महात्मा गांधी बने। कांग्रेस को भी ऐसी उम्मीद है कि इस न्याय यात्रा से, जो कि 14 जनवरी से शुरू होगी और 20 मार्च को खत्म होगी, मतलब अगर आप नोटिफिकेशन को देखा जाए, मई में नई संसद का गठन होना है, तो मार्च के महीने में ही अगर तय समय पर चुनाव होना है तो मार्च महीने के ही लास्ट हफ्ते, मतलब लास्ट वीक में नोटिफिकेशन जारी होने की पूरी उम्मीद है। और इनकी यात्रा जो है 20 मार्च को खत्म हो रही है। मतलब एक तरह से राहुल गांधी चुनाव में उतर चुके हैं, उतर जाएंगे जनवरी में ही। मोदी जी भी उतर जाएंगे। मोदी जी और बीजेपी तो हमेशा चुनावी बोर्ड में रहती है, लेकिन कैंपेन कैसे करना है उसकी पूरी जो प्लानिंग है, बीजेपी ने तय किया है कि इस बार प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर, इससे जुड़ी हुई खबरों को इतना रखा जाए, इतना बताया जाए कि लोगों के दिमाग में बाकी जो खबरें हैं, बाकी जो समस्याएं हैं, वो वोट देते समय न दिखाई पड़े, न सोचना पड़े। कांग्रेस ने उसके काटने के लिए एक न्याय यात्रा शुरू की है। हालांकि मीडिया का जो स्वरूप है, मीडिया में अगर खबर नहीं दिखाई जाती है तो बात समझ में आती है, लेकिन खबर को दिग्भ्रमित कर दिया जाए, उससे राहुल गांधी कैसे बचे, एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय जनता के पास जाने का। कल जैसे ही भारत न्याय यात्रा की प्लानिंग के बारे में कांग्रेस मुख्यालय में इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, तो मुझे लगा कि क्या सचमुच में कांग्रेस इतना बड़ा रिस्क लेने जा रही है, जब पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा, ऐसा गूंजेगा शोर, उसमें सारी चीजें दब कर रह जाए। मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये रिस्क लेना पड़ा क्योंकि उनके पास आखिरी उम्मीद मीडिया को समझाते, बुझाते, ब्लेम करते, कुछ चैनलों के एंकरों का बहिष्कार करने के बाद भी जब रास्ता नहीं निकला, तो कांग्रेस ने ये बड़ा कदम उठाया। मुझे लगता है कि इस बार भारत न्याय यात्रा भारतीय राजनीति के लिए एक ऐसी मिसाल कायम करेगा, एक ऐसी स्थिति में ले आएगा जहां ये तय करना होगा कि लोकतंत्र में लोग जरूरी है या तंत्र जरूरी है। तंत्र का मतलब सरकार। प्रधानमंत्री जब प्रचार करने जाते हैं, कोई सरकारी कार्यक्रम में जाते हैं, तो उसको भी एक तरह से कई बार क्या होता है कि उनको वहां पर मौका मिल जाता है अपनी बात रखने का पार्टी के हिसाब से। तो तंत्र का एक तरफ तंत्र है, एक तरफ लोक है, और दोनों मिलकर बनता है लोकतंत्र। तो 20 मार्च को जब ये यात्रा समाप्त होगी तो कांग्रेस के लिए बड़ा एक ऐसी घड़ी आएगी जहां लोगों के लिए एक लिटमस टेस्ट होगा। लोग समझेंगे, जानेंगे और फिर तय करेंगे 2024 में किसकी सरकार बनाए या बननी चाहिए। और कांग्रेस की जो इस बार की न्याय यात्रा है, ये 6200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 6200 किलोमीटर समझिए। इसमें जो राज्य पड़ेंगे, मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि भारत न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होगी और मुंबई में खत्म होगी। म से मणिपुर, म से मोदी, म से मुंबई। और न्याय यात्रा मणिपुर के महिलाओं, मणिपुर के लोगों को न्याय नहीं मिला,
पिछले 9 महीने में भी मणिपुर का मुद्दा बिल्कुल गायब कर दिया गया है। उस मुद्दे को फिर से उभारने के लिए, देश के सामने बताने के लिए शायद ये यात्रा की प्लानिंग की गई है। आने वाले समय में या इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में बहुत सारे मिथ टूटेंगे। मिथ टूटेंगे मतलब कि लोकतंत्र की एक नई परिभाषा गढ़ी जाएगी और ये तय हो जाएगा कि क्या वाकई में लोकतंत्र में लोगों की भूमिका अब है, या सिर्फ धनवान या तंत्र के भरोसे ही लोकतंत्र जिंदा रहेगा अपने देश में। इस न्याय यात्रा को भले ही आप राजनीतिक नजरिए से देखते हैं, मेरे लिए भारत न्याय यात्रा लोकतंत्र की एक ऐसी प्रयोगशाला होगा जो आने वाले राजनीतिक पंडितों के लिए सोचने समझने का काम करेगा। क्योंकि इस देश में क्या हो रहा है ना कि सिस्टम पर लगभग जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है कब्जा कर लेती है। फिर वो धीरे धीरे तंत्र इतना हावी हो जाता है कि लोग उसमें गायब हो जाते हैं। सरकारी चैनल तो थे ही पहले से, अब प्राइवेट चैनल भी भोंपू बन जाता है सरकार का। कोई भी सरकार, मैं इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, लेकिन पिछले काफी समय से, मैं कहूंगा यूपीए के जमाने से, लोकतंत्र में लोगों की भूमिका धीरे धीरे कम होती गई और तंत्र हावी होता गया। कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास हुआ शायद, जो अभी मोदी सरकार को या बीजेपी को अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है। वो अभी घमंड में है, अभी प्रचंड बहुमत में है, इसलिए उन्हें आभास नहीं हो रहा है कि लोकतंत्र में तंत्र पर हावी होता है लोग। पहले लोग, उसके बाद है तंत्र, तंत्र पहले नहीं है। लेकिन सत्ता में आते ही हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से तंत्र को यानी सिस्टम को काबिज कर लिया है। अब देखिए ना, इस देश में स्वतंत्र तरीके से चुनाव प्रचार करने के लिए एक चुनाव आयोग होता है, जिसके मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, ताकि ये ना लगे कि ये चुनाव आयोग जो नियुक्त हुए हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से प्रभावित होंगे। लेकिन अभी जो कानून बना है उसमें स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए सरकार ही तय करेगी कि कौन सा आदमी चुनाव आयुक्त बनेगा। अब आप कैसे उम्मीद करेंगे कि जो सरकार के अधीन रहेगा या सरकार के द्वारा नियुक्त होगा, किसी स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा नियुक्त नहीं होगा, वो सरकार के खिलाफ होता हुआ दिखाई पड़े अगर सरकार कोई गलती करती है तो? एक बड़ा सवाल मन में आता है और ये स्वाभाविक बात है। मैं अगर किसी को नियुक्त करता हूं तो मुझे लगता है कि जिसको मैं नियुक्त करूंगा वो मेरी बात थोड़ा बहुत तो जरूर याद करेगा, सुनेगा, समझेगा। लेकिन हमारे लोकतंत्र में इस वक्त का जो सिस्टम है उसके हिसाब से बहुत कुछ बदल गया है, और ये बदलाव कोई आज नहीं हुआ है। मोदी सरकार ने अचानक नहीं किया है, बल्कि एक धीरे धीरे प्रक्रिया होते होते आज ये स्थिति हो गई है कि आप तंत्र हावी है, लोग नीचे चले गए। भारत न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण है। वैसे तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी की यात्रा है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि इस तरह की यात्रा हर एक पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए, ताकि उनको जनता से जुड़े हुए मुद्दे और जनता से सीधा संवाद करने का मौका मिले। इसमें मीडिया गायब हो जाती है, मीडिया नहीं रहता है। मीडिया जो आज की तारीख में बिचौलिए का काम कर रहा है वो नहीं रहेगा, तो चीजें आपको सही तरीके से मालूम चलेगा और लोगों को भी पता चलेगा कि सरकार या जो पॉलिटिकल पार्टी ये यात्रा कर रही है उसका इरादा क्या है, उसका मुद्दा क्या है, वो कहना क्या चाहती है। मतलब मीडिया के भरोसे कभी कभी तो चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन हर बार आप जीत जाएंगे और जनता को हरा देंगे, जिस जनता के लिए लोकतंत्र है, ये मुनासिब नहीं।
देखिए क्या होता है। हमने कल देखा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, तो मुझे अच्छा लगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी, मुझे लगता है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को यात्रा जरूर करनी चाहिए, और खास करके जो स्टार प्रचारक होते हैं, स्टार नेता होते हैं, उनको जरूर करना चाहिए। नमस्कार।